तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर जो लॉ था बेटा आपके, ये राउल्स का जो लॉ था उसको डिस्कस किया, ठीक है। और आज हम लोग ये डेरिवेशन हमने लास्ट टाइम में यहाँ तक किया था। इसके आगे भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी बताई थी, ठीक है, जो थे क्लासेस में। तो प्लीज़ आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर नहीं थे तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, वीडियो है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में डाला ही गया है वीडियो। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि इसी ग्राफ के ऊपर मैं आज आपको एजियोट्रॉप एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और एजियोट्रॉप आपके दो तरह के होंगे, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। बेसिकली क्या होते हैं ये सब चीज़ें बहुत जाननी जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहीं से हम सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, तो यहाँ पर इसको मतलब इस डेरिवेशन के बाद बेटा हमने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया, फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इक्वेशन दिस, ठीक है। इस इक्वेशन से हम ना बेटा यहाँ पे कुछ आपके कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन आप देख सकते हो क्या ड्रॉ आउट किया गया है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट ना बेटा। तो यहाँ पे हम जब भी टोटल यहाँ पे वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे बेटा, ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से आप उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए बेटा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको P01 P02 ये दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या समझना, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर उसको मिक्स करने से पहले उसका प्योर प्रेशर, तो ये P01 और P02 ही था ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को, मिक्स करने से पहले कंडीशन यही थी, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या बेटा कि यहाँ पर P01 की जब हम बात करेंगे बेटा, तो वहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 आपका कंप्लीट लिया जाएगा, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या लिया जाएगा बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, 1 की बात हो रही है। मतलब हम यहाँ पे बेसिकली सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने सॉल्यूट की बात करी, यहाँ मैंने सॉल्यूट की बात करी, ठीक है। सॉल्यूट के कंडीशन में आप देख सकते हो कि मैंने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को 0 ले रखा है, और जबकि मेरी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कंप्लीटली 1 है, ठीक है। वंस दे आर मिक्स्ड, हमने उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स जब हमने किया तो आप देख सकते हो कि प्रेशर बेटा इससे इसके बीच में कहीं यहाँ पे लाई करेगा ना इसका प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स हो चुका है, ठीक है। और मिक्स होने के बाद बेटा उसकी जो प्योर प्रेशर है ऑब्वियसली वो डिक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जितनी एग्जैक्ट प्रेशर थी अब वो तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करने वाली ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर यहाँ पर होगा क्या बेटा कि यहाँ पे P01 से 0 वैल्यू तक और P02 से 0 वैल्यू तक आपकी जो भी प्रेशर रहेगी बेटा, जो ओरिजिनल प्रेशर से छोटी होगी, वो प्रेशर कौन सी होगी बेटा, ये P1 प्रेशर और P2 प्रेशर होगी, ठीक है। और इन दोनों का जो सम आएगा बेटा वो आएगा ये P टोटल, दैट इज द P1 प्लस P2, ये होगा बेटा उसका पार्शियल प्रेशर का सम, ठीक है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस ग्राफ को एक बार मैं फिर से इधर अलग से ड्रॉ करके आपको दिखाया था बेटा, यहाँ पे क्या किया गया है इस ग्राफ में, तो सिंपली यहाँ पे ऐसा किया गया है कि इस ग्राफ को यहाँ पर दो अलग अलग गैसेस के लिए लिया गया है, या फिर दो अलग अलग लिक्विड के लिए लिया गया है, जो कि दोनों के दोनों आपके वॉलेटाइल हैं, ठीक है। तो एक लिक्विड जो अपने प्योर स्टेट में था, तो उसकी प्रेशर यहाँ पे प्योर स्टेट में क्या होगी बेटा, P0A होगी, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और सॉल्यूट का क्या था बेटा, P0B, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ये उसकी है, ठीक है। इसको आप नीचे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप नीचे बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो, बस दोनों को अलग अलग बनाना, क्योंकि दोनों को अलग अलग क्यों बनाएंगे, क्योंकि दोनों की प्रेशर बराबर नहीं होगी ना, दोनों की प्योर प्रेशर बराबर नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सॉल्यूट अलग चीज़ है, सॉल्वेंट अलग चीज़ है कि नहीं, दोनों सेम थोड़ी है। तो इसको ऊपर बना सकते हो, इसको नीचे बना सकते हो, जैसे भी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि हम यहाँ पर अगर चेक करें बेटा, तो काई ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम क्या होगा बेटा, इस लाइन पे तो मैक्सिमम होगा ना, ओ 0 लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम होगा ना, 1 होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका काई भी क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ये मिक्स होने से पहले की कंडीशन है, ये मिक्स नहीं हुए, अब ये मिक्स नहीं हुए, ये मिक्स नहीं हुए, अलग अलग है ये, ठीक है, ये अलग अलग है, इसके साथ आपका बी मिक्स नहीं है, इसके साथ आपका ए मिक्स नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है, सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इन ग्राफ को देखें, अगर आप इस ग्राफ को देखें, तो ये दोनों लाइन किसको डिफाइन करते हैं बेटा, ये वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, किसको बेटा, वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये भी किसको डिफाइन करता है बेटा, वेपर प्रेशर को, ठीक है, वेपर प्रेशर को डिफाइन करता है ये, और ये आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है। आपने मिक्स कर दिया इसको, क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया। आप जब इसको मिक्स करेंगे तो होगा क्या बेटा, अब यहां पर काई भी क्या है आपका 0 है, और यहां पे काई ए क्या है बेटा आपका 0। वंस यू मिक्स देम, मिक्सिंग होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे आपको पता है कि कोई भी सोल्यूशन को आप जब मिक्स करते हो तो वो इक्विलिब्रियम को अचीव करता है ना, किसको अचीव करता है बेटा, इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम को अचीव करने का मतलब क्या है बेटा, कि वो एक ऐसे स्टेज को रीच करेगा जहां पर आपका इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा,
है कि नहीं, ठीक है। तो आपने इन दोनों को मिक्स किया, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इसको यहां पे ऐसे ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। ये देखिए ज्वाइन करा दिया, तो यहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे रीच हो रहा है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रीच किया जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे ले चार्टलेस प्रिंसिपल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर आपने फर्दर कुछ चेंज किया तो ले चार्टलेस प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाता है, फिर इसके बाद फिर इसको यहां ले जाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब कि मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो उसका प्योर प्रेशर नहीं होगा, वो तो मिक्सिंग के बाद आया ना। तो वो क्या होगा, मैंने कहा सर वो P1 है, मतलब PA है, और इस लाइन के लिए कौन सा होगा, PB। तो टोटल प्रेशर क्या होगा PA और PB का, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों लाइन को जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपको क्या निकल के आएगा बेटा, P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB। और ये PA और PB क्या है बेटा, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर है, क्या है बेटा, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर। ये बेसिकली जो भी ग्राफ मैंने बनाया, ये बनाया बेटा आपका आइडियल सोल्यूशन के लिए। किसके लिए बनाया बेटा, आइडियल सोल्यूशन। ये आइडियल सोल्यूशन में आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। ये दोनों गैस जो भी लिए गए बेटा, ये दोनों आइडियल गैसेस है, ठीक है। तो आइडियल गैसेस को आप जब मिक्स करोगे तो उनकी मिक्सिंग ऐसी होगी। इसमें एक चीज आप पाओगे कि जो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एंथैल्पी होगी आपकी मिक्सिंग में, वो आपका जीरो होगा, और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा बेटा मिक्सिंग में, वो भी आपका क्या होगा बेटा, जीरो होगा। दोनों के दोनों जीरो होंगे, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी सोल्यूशन है बेटा, आइडियल सोल्यूशन। मतलब कि वॉल्यूम जो है बेटा मिक्स होने के बाद अलग हो जाएगा, नहीं सेम ही रहेगा, ठीक है। और आपका एंथैल्पी मिक्स होने के बाद बदल जाएगा, नहीं सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ना ही एंथैल्पी बदलेगी ना ही वॉल्यूम बदलेगा, दोनों क्या रहेगा बेटा, सेम। इसीलिए यहां पे कोई डेविएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा। अगर बदलेगा तो उसमें डेविएशन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें डेविएशन दिखाने लग जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ कर्व बन जाता है, ऐसे कर्व बनना लग जाता है, ऐसे कर्व बनना लगता है, ठीक है। तो ये अगर ऊपर की तरफ कर्व ऐसे बनता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ये कर्व आपका नीचे की तरफ बनता है बेटा, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे कि ये नेगेटिव डेविएशन कब बनेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन कब बनेगा, ये सब बात करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, कौन सा इंटरेक्शन में या ऊपर की तरफ जाता है, कौन सा इंटरेक्शन में, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही है, आज हम लोग को यही डिस्कस करना है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग अगर ये जब ये खत्म कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, बट आज हम लोग को ये खत्म करना है कि आज हम लोग को ये समझना है कि पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन कब दिखाता है। पर उससे पहले आपको ये आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ है आपको ये समझना पड़ेगा। तो आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ को अगर आप समझ गए हो तो यहां पर आप फिर से यहां पे देखिए बेटा, तो अगली कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं बेटा। पहला कंक्लूजन में क्या बोला गया बेटा, पहले कंक्लूजन में ये बोला गया है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट से आप क्या कर सकते हो बेटा, या तो इसके मोल फ्रैक्शन से या तो इसके मोल फ्रैक्शन से क्या कर सकते हो बेटा, आप टोटल वेपर प्रेशर को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगले पॉइंट में क्या बोला गया, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। तो मतलब कि यहां पर यह कहा गया है बेटा कि आपकी जो भी ये चेंज आ रही है प्रेशर में, ये एक लीनियर चेंज आ रहा है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, अगर P1 गिर रहा है तो P2 बढ़ रहा है, और अगर P2 गिरेगा तो P1 इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये ऐसे ही वैरी करेंगे लीनियरली, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा बेटा, ये आइडियल गैस के लिए है, या फिर मैं आपको कह दूं बेटा ये आइडियल सोल्यूशन है। क्या है बेटा, ये आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन के लिए ये होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने A गैस लिया और B गैस लिया, ये दोनों आइडियल गैसेस है, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना कि अगर मान लीजिए कि A का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना। और अगर B का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा कि वहां पर वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, अगर जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। इस फर्स्ट लाइन में वही कहा गया है, ठीक है, कि जिसकी मोल फ्रैक्शन ग्रेटर अमाउंट में होगी वहां पर आपका वेपर प्रेशर भी उसी का ज्यादा होगा, इफ वो वॉलेटाइल है तो, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग यहां पे वॉलेटाइल कंडीशन ही पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा वॉलेटाइल ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी तो आपको जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो अगला पॉइंट है वो यही कहा गया है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर, ये आपका टोटल प्रेशर है बेटा, देखिए पी टोटल, ठीक है, ये पी टोटल है बेटा, ओवर द सोल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ये देखिए बेटा, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है बेटा, ये आपकी मोल फ्रैक्शन है। मुझे एक बात बताइए कि अगर यहां पर Chi1 1 है, ठीक है, और मैंने ये कहा, ध्यान देना, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ये आपका मिड पॉइंट है, ये क्या है बेटा, आपका मिडिल पॉइंट, ठीक है, समझना है। अगर आपको ये समझ में आया तो देखिए बेटा, ये मिड पॉइंट है जहां पर दोनों की मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगी। मतलब कि यहां पे ये वो पॉइंट है बेटा जहां पे Chi1 इक्वल्स टू Chi2 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। ये वो पॉइंट है, बात आ रही है ना समझ में, मतलब कि ये वो पॉइंट है बीच वाला,
ठीक है। तो मान लीजिए मेरा मोल फ्रैक्शन कहीं इधर पे लाई कर रहा है, तो मतलब कि आप यहां पे क्या बोलोगे, सर यहां पे chi1 की मोल फ्रैक्शन जो है, मतलब chi1 जो है बेटा वो ग्रेटर है किसके, chi2 के, क्योंकि ऑब्वियसली ये chi1 के पास है ना, यहाँ पे chi2 0 है। अभी मतलब कि आप धीरे धीरे जब इस तरफ जाने लगोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ना कि सर यहां पर जो यहां पे आपका chi1 वो मैक्सिमम है ना। तो मतलब अगर मैं इस ग्राफ के इस तरफ बढ़ने लगूं तो मेरी chi1 गिर रही है ना, गिरते 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 कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इसीलिए सर मेरा जो P1 है वो गिर रहा है नीचे, गिर रहा है ना नीचे, ये P1 धीरे 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 नीचे 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे मोल फ्रैक्शन 0 हो गई, ठीक है। अब इधर को देखिए बेटा एक बार, अब यहां पर अगर हम chi2 की बात करें तो chi2 यहां पे 0 है, तो मिनिमम P2 है, और यहां जैसे जैसे मैं इस ग्राफ से इस तरफ जाऊंगा तो यहां पे chi2 क्या है, मैक्सिमम हो गया, तो इसीलिए आपका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है ना। तो मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं P1 को गिरा क्यों रहा हूं और P2 को इंक्रीज क्यों कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जब इधर से इधर को जाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन chi2 का बढ़ेगा, chi1 का गिरेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप यहां पर यह समझोगे कि सर इस रीजन के इर्द गिर्द में आपको समझ में आएगा कि किसके वजह से वेपर प्रेशर यहां पे देखा जा रहा है, कि अगर मान लीजिए मैं इसके मीन पोजीशन से लेफ्ट पे हूं तो मतलब मेरा यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, chi1 है, तो मतलब कि इसकी प्रेशर यहां पे ज्यादा दिखाई देगी, मतलब कि P1 ग्रेटर होगा। बट अगर मान लीजिए मैं इस मीन पोजीशन से राइट साइड पे हूं तो राइट साइड पे बेटा मेरा P1 जो है वो कम हो चुका है, अब ज्यादा कौन हो गया है, P2, तो P2 के कारण हमको P टोटल बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहां पे क्लियरली बता दिया गया है कि जो टोटल P है बेटा ये हमेशा मोल फ्रैक्शन के ऊपर में वैरी करता हुआ नजर आएगा, यहां पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अब इन्होंने कंपोनेंट 2 को डिफाइन किया है, मतलब कि सॉल्यूट को डिफाइन किया है, इसीलिए ये दिखा रही है कि एरो इस तरफ है। आप चाहे तो इसको बैकवर्ड ले जाओ, आप चाहो तो इसको आपने ले चार्टर्स प्रिंसिपल लगा के उल्टा कर दो, रिएक्शन आपने उल्टा कर दिया, तो तब क्या होगा, अगर आप यही ग्राफ आप उल्टा कर दोगे तो ये chi1 की तरफ बढ़ेगा, बट हम इस ग्राफ में किसके हिसाब से आपका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, chi2 के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए कंपोनेंट 2 आपके इस ग्राफ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, इस ग्राफ की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction of component 1, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या बोला गया है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2, इन दोनों के प्योर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हुए ध्यान दीजिएगा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्या होता है बेटा, ये डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज करता है बेटा विद इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस पूरे ग्राफ में एक चीज नजर आएगा कि यहां पर आपका जो ये वेपर प्रेशर है बेटा इसकी कितनी ज्यादा है, प्योर प्रेशर कितनी ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो भी आप ले रहे हो वो कितना वॉलेटाइल है। ये जितना ऊपर होगा आपको समझना पड़ेगा कि ये उतना ही वॉलेटाइल है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि आप जब इसको मिक्स करोगे तो इसकी वॉलेटिलिटी फिर भी बनी रहेगी, है ना, मतलब कि वेपर प्रेशर तो ये निकालेंगे ही निकालेंगे। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है बेटा कि आप जब मोल फ्रैक्शन किसका इंक्रीज करोगे बेटा, कंपोनेंट नंबर 1 का, कंपोनेंट नंबर 1 ये आपका, यही आपका कंपोनेंट नंबर 1 है, इसकी मोल फ्रैक्शन मान लीजिए आपने इंक्रीज कर दी, क्या कर दी बेटा आपने, इंक्रीज कर दी। तो इट डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ दैट कंपोनेंट कि ये कितना वॉलेटाइल है। तो अगर आप इसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, इसकी मोल फ्रैक्शन अगर आपने इंक्रीज कर दी है तो सिंपली आपको समझ में आएगा कि इसके मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज के साथ इसका P1 भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमने तो यही कहा ना कि जितना मोल फ्रैक्शन आप इंक्रीज करते जाओगे उसका P1 भी इंक्रीज करता जाएगा। अब ये P1 आपका इंक्रीज अगर करता जाएगा तो टोटल भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। दो कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान देना, क्योंकि यहां पे इन्होंने डिक्रीज और इंक्रीज बोला है, तो दोनों को एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा, हाँ जी बोलिए ना। चलिए देखिए ना, समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने दो सॉल्यूशन सॉरी दो अलग अलग कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। सवाल है यहाँ पे कि सर अगर P1 इंक्रीज करेगा तो P2 डिक्रीज करेगा, तो सर कैसे होगा, है नहीं। चलिए तो पहले सिचुएशन को समझते क्या हुआ है, ठीक है। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे दोनों वॉलेटाइल ले लिए, ठीक है, एक बार मैं वॉलेटाइल ले रहा हूँ 1 को और एक बार मैं नॉन वॉलेटाइल ले रहा हूँ, ठीक है, एक बार वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, दो अलग अलग लिक्विड्स ले लिए, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है,
ठीक है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, ठीक है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बढ़ाना है इसका, तो मुझे इसका क्या बढ़ाना पड़ेगा बेटा, इसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर मैं इसके अमाउंट को इंक्रीज करूंगा तभी तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसका 1 लीटर लिया था, क्या लिया था बेटा, 1 लीटर, और ये भी मैंने 1 लीटर लिया था, ठीक है बेटा। 1 लीटर मैंने यहाँ पे लिया था, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। इसकी जो प्योर प्रेशर थी P01 थी, इसकी प्योर प्रेशर P02 थी, ठीक है। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो अब मिक्सिंग के बाद बेटा ये क्या हो गया बेटा, ये 2 लीटर के हो गए। देख रहे हो ना, वॉल्यूम आपका सेम ही आ रहा है क्योंकि आइडियल सोल्यूशन है, तो आपने इसको अभी भी ढक के रखा हुआ है। तो अब यहाँ से जो प्रेशर निकलेगा बेटा वो P1 अलग निकलेगा, P2 अलग निकलेगा, है ना बेटा, ये अलग अलग निकलेगा, पर हम इसको मतलब कि बता नहीं पाएंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके चेक करेंगे कि कितना ये प्रेजेंट था और कितना ये प्रेजेंट था, ठीक है। बात तो वही हो रही है, बात तो वही हो रही है ना। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया बेटा, आपने 1 लीटर की जगह आपने एक और लीटर ऐड कर दिया, इसमें एक और लीटर इसमें ऐड कर दिया आपने, 1 मोर लीटर इज देयर, राइट। तो अब आप देख सकते हो बेटा कि काई 1 कितना हो गया बेटा, वो 2/3 हो गया, जबकि काई 2 कितना है बेटा, आपका 1/3 ही है। समझ रहे हो ना बेटा, समझ रहे हो बात। ये अगर उस कंडीशन की बात हो रही है बेटा, अब ये क्योंकि पहले क्या था बेटा, काई 1 अगर पहले देखा तो बेटा 1/2 था, और काई 2 भी कितना था बेटा, 1/2 ही था। मतलब क्योंकि दोनों आधे आधे लिए थे ना मैंने, दोनों आधे आधे लिए थे, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से थी। बट अब मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको मैंने 2 लीटर की जगह क्या कर दिया, 3 लीटर कर दिया। बट यहां पर 2 लीटर सिर्फ और सिर्फ किसका है बेटा, 2 लीटर आपके P1 का है, और 1 लीटर आपके किसका है बेटा, 1 लीटर आपके P2 का। अब यहाँ पे काई 1 जो है बेटा वो 2/3 हो चुका है, तो मतलब कि सिग्निफिकेंटली आप देख सकते हो बेटा कि ये काफी हद तक इंक्रीज कर चुका है। ये डिक्रीज नहीं हुआ है, ये उतना ही है जितना था, बट मैंने यहाँ पे इंक्रीज किसको किया बेटा, आपके काई 1 को इंक्रीज कर दिया। अब अपने काई 1 को यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो प्रेशर भी किसका बढ़ जाएगा, सिग्निफिकेंटली काई 1 का प्रेशर बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे एक शर्त दिया गया बेटा, एक शर्त दिया गया, वो क्या है बेटा, कि आपका जो 1 है वो क्या होना चाहिए बेटा, वोलेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वो वोलेटाइल है तो उसकी प्रेशर इंक्रीज करेगी, ठीक है, बात आ रही समझ में। पर अगर मैंने कहा कि नहीं सर ये वोलेटाइल नहीं है, ठीक है, ये वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये वेपर निकालता ही नहीं है ये, तो तब क्या होगा देखिए बेटा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 1 है और मैंने कहा कि सर ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्या करता है बेटा, नॉन वोलेटाइल कभी गैस नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है, क्योंकि ये आपका जैसे है वैसे ही रहता है, जैसे ही है वैसे ही रहेगा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है ये, ठीक है। तो इसके पास कोई भी आपका वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो मतलब कि इसकी P01 क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 वोलेटाइल था, क्या था बेटा, ये वोलेटाइल था। तो वोलेटाइल कैसा होता है बेटा, जो आपके जल्दी जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बेटा। तो इसके पास आपका P02 तो होगा, कुछ ना कुछ P02 तो है, ठीक है, मतलब कि इसकी प्योर प्रेशर तो अच्छी खासी थी, ठीक है। बट जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, इसकी प्योर प्रेशर गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज, क्योंकि आपने इसको ऐसी चीज के साथ मिला दिया है जो नॉन वोलेटाइल है, तो वो उसकी वोलेटिलिटी खत्म कर देता है। क्या कर देता है, खत्म, एग्जैक्टली ना। तो आपने क्या किया बेटा, अब आपने यहां पे 1 को 2 के साथ मिला दिया, तो अब जो प्रेशर निकलेगा वो आप श्योरली जानते हो कि वो P2 ही है वो, ठीक है। बट यहां पर जो ये P2 होगा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपने इसको किसके साथ मिला दिया, एक नॉन वोलेटाइल चीज के साथ, तो इसकी जो वेपर प्रेशर है वो सिग्निफिकेंटली गिरती है। तो अब मान लीजिए कि मैंने इसका 1 लीटर के जगह 2 लीटर ले लिया, तो इसका प्रेशर तो और गिरेगा ना। तो यहां पे आपका जो थर्ड पॉइंट जो वहां पे बताया जा रहा था बेटा, ये जो आपका थर्ड पॉइंट यहां पे बताया जा रहा था कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, का मतलब ये हुआ कि अगर वो वोलेटाइल है तो उसको आप जितना डालोगे उसकी आपकी वेपर प्रेशर इंक्रीज करती चली जाएगी। पर अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो वो नहीं निकलेगा, वो डिक्रीज होगा। वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज, ठीक है। इसीलिए यहां पे डिक्रीज और इंक्रीज कहा गया है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा ये आपकी जो कंडीशन है बन के आती है, ठीक है। अब ये जो प्लॉट आप यहां पे देख रहे हो बेटा, मैं आपको बार बार कहूंगा ये प्लॉट आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, क्योंकि ये आपके आइडियल सॉल्यूशन का प्लॉट है, ठीक है। इस आइडियल सॉल्यूशन के प्लॉट के ऊपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेविएशन समझना है, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को कंडीशन को अब लगाया जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं बेटा, आइडियल कंडीशन जैसी कोई चीज होती नहीं है, आप लोग जानते ही हो, है ना, पढ़ के ही आ रहे हो। बट हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होगी, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल भी अभी हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये बोला गया, अ प्लॉट ऑफ P1 और P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन काई 1 एंड काई 2 फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ लीनियर प्लॉट एज शोन इन फिगर 1.3। ये आपका 1.3 में दिखाया गया है। एंड दीज लाइन 1 and 2 पास थ्रू द पॉइंट फॉर विच काई 1 एंड काई 2 आर इक्वल टू यूनिटी।
Chi1 और Chi2 क्या होगा बेटा, इक्वल्स टू यूनिटी। और आप क्लियरली देख सकते हो कि Chi1 और Chi2 को अगर आप प्लस करते हो तो ये हमेशा आपका यूनिटी ही निकल के आएगा हर एक पॉइंट पे बेटा। ये पूरा का पूरा जो नीचे का लाइन है ना बेटा, कहीं पे भी आप Chi1 Chi2 प्लस करोगे आपको 1 ही मिलेगा। यहीं पे देख लीजिए 1 ही आ रहा है, Chi1 प्लस Chi2 1 ही आ रहा है, Chi1 प्लस Chi2 1 ही आएगा। इसके आगे बढ़ाते रहिए, अब आपका 1 आता रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि एक ग्राफ अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसीलिए ये कंडीशन आपका लग रहा है, ठीक है ना। ओके आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, तो दीज लाइन्स 1 and 2 आई थिंक आंटी आ गई होगी, चलिए। So these lines 1 and 2 pass through the point for which Chi1 and Chi2 are equal to unity. Similarly, the plot line third of P total versus the Chi2 is also linear. The minimum value of P total is P naught 1. आप देख सकते हो P naught 1 and the maximum value of P2 naught maximum value is P2 naught. अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो लाइन है ना बेटा, जो P total की लाइन है, इस P total की लाइन में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसकी, P2 P naught 2 है, और मिनिमम वैल्यू P naught 1, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये इस लाइन का, ठीक है। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर, ओके। एक और चीज देख लीजिए बेटा, एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस देन, हाँ ये मैंने बताया था आपको ना कि ये लेस वोलेटाइल देन द कंपोनेंट 2। आपका कंपोनेंट 2 जो था वो ज्यादा वोलेटाइल था कंपोनेंट 1 के। अगर मान लीजिए ये ज्यादा वोलेटाइल होता तो ये ऊपर होता, ये नीचे होता, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, बट ये दोनों के दोनों यहाँ पे वोलेटाइल लिए गए हैं, ठीक है। दोनों के दोनों वोलेटाइल है। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। इफ y1 and y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली in the vapor phase, then using Dalton's law of partial pressure आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, P1 equals to Y1 P total, P2 equals to Y2 P total, in general PI equals to YI P total, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट कंपोनेंट्स का कंडीशन यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि आप ये अगर यहाँ पे फिर से देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पे समझना है। इफ Y1 and Y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ, Y1 and Y2 मोल फ्रैक्शन है, ठीक है बेटा। तो मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि पार्शियल प्रेशर किसी का भी अगर आपने निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो कंपोनेंट है 1 and 2, ठीक है। मेरे पास एक गैस है, गैस का सोल्यूशन है या फिर लिक्विड का सोल्यूशन है जिसमें मैंने 1 and 2 मिलाया है, ठीक है। क्या मिलाया बेटा, 1 and 2, 1 + 2 मिलाया गया है, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां से आपका पार्शियल प्रेशर P1 और यहां से पार्शियल प्रेशर P2 निकल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि P1 and P2 को ऑब्टेन करना, तो सर मैं कैसे इसको ऑब्टेन कर सकता हूं। तो इस P1 को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आपको P1 का अगर मोल फ्रैक्शन पता है, क्योंकि देखिए बेटा P1 इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टोटल होता है। क्या होता है बेटा, P टोटल, ठीक है, कितना टोटल प्रेशर है मेरे पास, ठीक है। उसी तरह से P2 जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, P टोटल के साथ, है ना। तो इन दोनों को अगर आपको बराबर करना है तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन नोन होना चाहिए आपको। तो आप कैसे कर सकते हो, तो P1 इक्वल्स टू Chi1 P टोटल एंड P2 इक्वल्स टू Chi2 P टोटल, ठीक है। और ये बेसिकली P टोटल पता है क्या है, ये P टोटल कुछ नहीं है, P टोटल तो ये है ना। P टोटल क्या है बेटा, P1 + P2 ही है, P1 + P2 ही तो है ये, है कि नहीं। तो मतलब कि यहां पर आप अगर P1 निकाल रहे हो, P1 इक्वल्स टू Chi1, तो P टोटल बेसिकली है क्या, P1 + P2, यही है, P1 + P2 ही है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या फिर कॉमन निकालोगे तो बेसिकली आपको Chi1 क्या मिलेगा, Chi1 मिलेगा P1/P1 + P2, कंडीशन ये बन के आती है, ठीक है। उसी तरह से आपको Chi2 क्या मिलेगा, Chi2 आपको मिलेगा P2/P1 + P2। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे Chi1 आपका डिफाइन हो रहा है P1/P1 + P2 के साथ। तो इससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है बेटा कि आपका जो Chi है उसको हम लोग प्रेशर के एवरेज से भी फाइंड कर सकते हैं कि प्रेशर की एवरेज कैसी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि P2/P1 + P2, P1/P1 + P2, ये आपके बेसिकली प्रेशर का ही एवरेज है ना, अलग अलग के लिए, 1 कंपोनेंट के लिए और 2 कंपोनेंट के लिए। तो ये ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इन जनरल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, PI इक्वल्स टू YI P टोटल। अब ये I क्यों लिया बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत सारे गैसेस ले सकते हो, 1 2 3 4 10 गैसेस ले लिया, 10 गैसेस को मिक्स कर दिया है, तो सबकी मोल फ्रैक्शन लगा लगा के आप यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हो। बस आपको P टोटल पता होना चाहिए कि टोटल प्रेशर आपके पास कितना है, 10 कंपोनेंट का मिला के प्रेशर कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्लॉट है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये प्लॉट समझ में आ गया, क्योंकि ये प्लॉट मेन था समझने के लिए। ये प्लॉट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग बेटा आगे समझ सकते हैं कि आगे और क्या चीजें हो रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एक बार चेक करिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 है मेरे पास, ठीक है, एंड डाई क्लोरोमीथेन, मेरे पास CH2Cl
2 है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके मिक्स करे गए हैं, ये इन दोनों का सोल्यूशन बनाया गया। ये दोनों गैसेस है बेटा। एट 298 केल्विन आर 200 mm Hg एंड 415 mm Hg रेस्पेक्टिवली। दोनों की प्रेशर इतनी है, ठीक है। और ये दोनों की प्योर प्रेशर है। क्या है बेटा? ये दोनों की प्योर प्रेशर। यहाँ पे कहीं बोला नहीं गया है कि ये पार्शियल है, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को क्या कर दिया गया बेटा? मिक्स कर दिया गया है। 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। आपको इसके मोल फ्रैक्शन भी निकालने हैं ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ठीक है। तो आप इसका मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करेंगे और आप इसका क्या निकालेंगे बेटा? आप इसका ये वेपर प्रेशर भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे कैसे निकालना है थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इनका मोलर मासेस निकाल लेना है। एक मिनट, ये mm ऑफ Hg है तो आप इसको mm ऑफ Hg में ही सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। mm ऑफ Hg में ही सॉल्व करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और आपको यहाँ पे क्लोरोमीथेन है। देखिए बेटा, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 है तो मोलर मास निकाल लेंगे CHCl3 का, तो CHCl3, ठीक है। तो CHCl3 का कितना आ रहा है बेटा आपका? 13 प्लस 35.5 इंटू 3 ना, तो 35 70 हो गया, फिर आपका 105 ना, और फिर 106.5 ना, तो आपका 119, हाँ ये आ गया आपका ग्राम ना। ये आपका मोलर मास ऑफ CHCl3 आ गया है। अगला हमारे पास क्या है बेटा? CH2 मोलर मास निकाल रहे हैं बेटा आपका CH2Cl2 का, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा? CH2Cl2 का आपका 14 प्लस 70 ना, 85 आ रहा है क्या? 84 आ रहा है ना, देखिए ना। ओ 71, यस एग्जैक्टली, सॉरी गाइस, ये 71 हो जाता है, ठीक है। 71 35.5 है, तो आपका 85 ग्राम, ठीक है। चलो ये भी आ गया, ठीक है। अब करना क्या है? मोल तो निकालना पड़ेगा ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नहीं तो, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास दोनों का प्रेशर कितना है बेटा? प्योर प्रेशर आपको दोनों का दिया गया है P0। एक काम करते हैं, P0 इसको ना A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है बेटा। P0 A आपको कितना दिया गया है? 200 mm Hg, और आपको P0 B कितना दिया गया है बेटा? 415 mm Hg, ये दिया गया, ठीक है। ओके, अब P0 A और P0 B तो मिल गया, ठीक है। अब बोला क्या? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम। तो मतलब कि पहले मोल्स निकाल लेते, ठीक है। तो मोल्स क्या होगा? तो आपने पहले मोल्स निकाल लेंगे बेटा, मोल्स ऑफ ए निकाल लेते, ठीक है बेटा। मोल्स ऑफ ए कितना आएगा? गिवन मास था हमारे पास 25.5 बाई 119.5, ठीक है। तो ये हमारा मोल्स ऑफ ए आ गया, ठीक है। मोल्स ऑफ बी कितना आएगा बेटा? 40/85 ना, तो ये आपका मोल्स ऑफ बी आ गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? कहिए क्या हो गया बेटा? मोल्स ऑफ ए, तो 25.5 बाई 119.5, 25.5 बाई 119.5 प्लस 40/85, ये करना पड़ेगा आपको, है नहीं? इसको आप एलसीएम कर सकते हो, तो 25.5 बाई 119.5 अपॉन 25.5 इंटू 85 प्लस 40 इंटू 119.5 बाई 119.5 इंटू 85, तो ये कट जाएगा आपका, ऊपर चल जाएगा ये। तो का ये कितना आ रहा है? 25 इंटू 85 बाई 25.5 इंटू 85 प्लस 1195 इंटू 4, है कि नहीं? ये आपने करना है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन आपका 25 निकल रहा है कॉमन ना, 25, हाँ 5 कॉमन निकलेगा। 5 को निकाल के काट देना, 5 कॉमन निकाल के छोटा बना सकते हो ना। आई थिंक 5 ना आप ना यहाँ से ना 2 बार निकाल सकते हो, नहीं एक ही बार निकलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो 5 कॉमन निकाल देंगे तो कितना, क्योंकि काई निकल गया तो काई भी को तो -1 ही करना है नहीं? तो 5 कॉमन निकालेगा तो कितना बचेगा? 5 इंटू 85, और नीचे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से 5 कॉमन निकाल देंगे। किसको? मल्टीप्लाई में नहीं मल्टीप्लाई था ना वो, इसलिए कोई बात नहीं। 5.1 5
5 5 काट दीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 239 इंटू 4 और उसके बाद फिर प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए तो फटाफट से। 5 इंटू 85, कम ऑन कैलकुलेटर, कितना आ रहा है बेटा? अगले में पेज में चल जाओ क्या, इधर ही लिख दे क्या? हाँ काइए कितना आ रहा है बेटा, काइए ऊपर वाला कितना आ रहा है बेटा? 425, 425 425 है 5.1 इंटू 85, चलिए करिए कितना आ रहा है? हाँ 433.5 प्लस 956 है ना, ये करना है आपने। अब इसको प्लस करें तो ये 425 बाई कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना लास्ट में, 8 आ रहा है। नहीं बेटा फ्रैक्शन में रखो ना। नहीं कितना आ रहा है? 0.38 आ रहा है। देखते बेटा 425 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे बेटा? 1389.5 से। हाँ 0.305, ठीक है। ये आपका मोल फ्रैक्शन आएगा, कहिए 0.306 सही आंसर है, क्योंकि 0.3058 आ रहा है तो 0.306 आंसर होगा, ठीक है। अब आपका काई भी क्या होगा? हाँ हाँ कर दो ना, 1 माइनस का ये कर दो ना, तो 1 माइनस 0.306 कितना आ रहा है? 0.694, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आंसर आएगा कई भी। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन तो आ गया बेटा। अब क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है बेटा वेपर प्रेशर। चलिए मतलब टोटल पी टोटल निकालना है। क्या निकालना है? पी टोटल। तो पी टोटल कैसे निकलेगा बेटा? P1 प्लस P2। चलिए उसमें राउट स्लो लगा देते हैं ना, यहाँ पे लिख दिया सबने, ये सबको आ गया समझ में? ओके चलिए अब ना राउल स्लो लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब आपको निकाले राउल स्लो लगा के, तो राउल स्लो क्या कहता है बेटा? पी टोटल अगर आप निकालेंगे बेटा तो क्या होगा? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी, कर सकते हो ना ये तो यार। तो पी नॉट ए क्या था बेटा? 200 ओके 200 था, और काई ए कितना आया था? 0.306 प्लस पी नॉट बी क्या था बेटा? पी नोट भी क्या था बेटा? 400, 200 और 400 ही था ना, और 415 इंटू आपका काई भी क्या आया था बेटा? 0. चलिए सॉल्व करिए इसको फटाफट से, निकालिए। कॉमन क्या है बताइए तो, यहाँ पे कुछ कॉमन है ना? नहीं बेटा ऐसा मत करो, मल्टीप्लाई करके सीधा प्लस कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हो गया बेटा। नहीं मल्टीप्लाई करो बेटा, ऐसे मत करो। 62 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? हाँ 62 तो आ रहा है ना, हाँ 62 तो आ रहा है। हाँ तो 62 ले लो यार, और ये क्या है? 697 ले, 0.7 ले लो। चलो करो तो 62 प्लस 415 इंटू 7 5 35 352.5 आ रहा है क्या? नहीं इसका नहीं, पूरे का। हाय रब्बा, तुम मुझे ये बताओ ना, मैं जो निकाल रहा हूँ 290 पॉइंट, हाँ तो ये बोलो ना। तो 255, हाँ ये आएगा 352.5 mm ऑफ एच जी, ठीक है, mm ऑफ एच जी, ये आंसर आएगा। क्लियर है क्या? आ गया ना बेटा? आएगा, बढ़िया। इसको इधर ही रखना। हो गया सबका? आ गया बेटा? क्या हुआ? नहीं हुआ? हो गया। क्या? किसको? हाँ वही। सब लोग चेक कर ले बेटा, ये क्वेश्चन था
सबका हो गया? हो गया? सबका हो गया? सबका हो गया? देखो इनका कितना आ रहा है, 347.9 आ रहा है। कोई बात नहीं, इन्होंने, हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अपना कुछ उतना खतरनाक नहीं है, पास पास ही है, ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए ना। हाँ तो फिर ग्राफ अलग हो जाएगा। वैसे अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो बेसिकली, हाँ हाँ हाँ, कुछ भी आप सॉल्वेंट को, नहीं, सॉल्वेंट जो है ना बेटा, सॉल्वेंट जब आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा, सॉल्यूट तो वोलेटाइल होगा ही नहीं, वो तो आपका नॉन वोलेटाइल हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए आगे बढ़ते बेटा। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के लॉ का स्पेशल केस है आपका राउल्स का लॉ। चलिए तो ये कैसे है, क्या है, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अगर आप राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ को कंपेयर करो तो आपको समझ में आएगा कि लगभग सब सेम ही है ये, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाएं तो बोला क्या गया, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इनिशियल इज इक्वल टू, या फिर आप प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ले सकते हो, P1 P2, ठीक है। तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, है नी, ये कहता है राउल्स का लॉ। In the solution of a gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exists as a gas, and we have already seen this, seen that its solubility is given by Henry's law, which state that कि pressure is always equals to KH chi, मतलब कि वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा सोल्यूशन ले रहे हो जिसमें कि आपका एक कंपोनेंट इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि वो हमेशा गैसियस फेज में ही रहेगा, तो तब बेटा उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। और ये चीज कौन कहता है बेटा, हेनरी कह रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ऐसे नहीं समझे तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर राउल्स के लॉ को अगर आप समझो तो राउल्स का लॉ कह रहा है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या बेटा, काई इनटू पी नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, नहीं है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 1 है तो पी नॉट 1 है, तो मतलब कि यहाँ पे ये आपके काई पे, हाँ बेटा, हाँ पी नॉट प्योर प्रेशर है बेसिकली, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर जो है ना वो काई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये राउल्स में तो आ ही गया ना, और यही सेम चीज तो हेनरी में भी है। हेनरी में भी तो वही कहा गया ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। तो मतलब कि ये दोनों ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये हो रहा है कि हेनरी लॉ जो आपका बताया गया था उसी के ऊपर में राउल्स का लॉ डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो राउल्स के लॉ और हेनरी के लॉ में लगभग कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही है कि अगर राउल्स के लॉ को आपको एप्लीकेबल करना है हेनरी के अकॉर्डिंग तो आपको एक कंपोनेंट वोलेटाइल लेना पड़ेगा। एक कंपोनेंट क्या लेना पड़ेगा बेटा, वोलेटाइल। और ऐसा हमेशा ही होता है कि हम एक कंपोनेंट वोलेटाइल लेते ही हैं, एक वोलेटाइल होगा और एक नॉन वोलेटाइल होगा, या तो हम दोनों को वोलेटाइल ले लेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर यही कहा जाएगा कि इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि गैस है आपका, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो कि मैं कह रहा हूं कि भैया कि ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है और ये भी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है तो ओनली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो कि दोनों को डिफरेंट करते हैं वो राउल्ट में क्या है बेटा, राउल्ट में है तुम्हारा प्योर प्रेशर और तुम्हारा हेनरी में क्या है बेटा, हेनरी का कांस्टेंट,
ठीक है, तो दोनों में और कोई अंतर नहीं है। तो बेसिकली अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमें यह पता चलता है कि आपका कि जो हेनरी का कांस्टेंट है बेसिकली राउल्ट के हिसाब से वो आपका प्योर प्रेशर है, मतलब कि यहां पर के एच किसके बराबर आ जाता है, पी नॉट के बराबर आ जाता है कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो यहां पर यही है बेटा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एच डिफर्स फ्रॉम पी नॉट वन, थर्स राउल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, मतलब आपके फाइनल एग्जाम में आता है ये बोर्ड्स में कि वाई राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो आपको ये सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा कि सर दोनों में सिमिलैरिटी ये होती है, दोनों की पार्शियल प्रेशर काय के साथ डिपेंड करती है, बस यहाँ पे यही होता है कि डिफरेंस इनमें कि के एच जो है वो आपके पी नॉट वन के बराबर हो गया, तो तब ये दोनों के दोनों जो लॉ है बेटा वो आपके बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्पेशल केस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सॉलिड की बात करेंगे इन लिक्विड के ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए अनदर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड लिक्विड में कैसे डिसॉल्व है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एंड केन शुगर इन वाटर एंड आयोडीन एंड सल्फर डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो बेटा कि क्या क्या चीजें आपके किस तरह से आपके लिक्विड में डिसॉल्व होता है, क्या क्या चीजें होती है। यहाँ देखिए बेटा सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ये सब आपके वाटर में बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से सल्फर आपका जो है बेटा वो आपके कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व रहता है। ठीक है, some physical properties of these solution are quite different from those of pure solvents। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया बेटा कि some physical properties, कुछ physical properties ऐसी होती है बेटा जो कि आपके इन सॉल्यूशन की काफी डिफरेंट होती है उनके प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ये डिफरेंस कैसे आता है, तो बेसिकली ये डिफरेंस उनमें मिलाए गए सॉल्यूट के कारण आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमने सर बात करी बेटा, ये जो सोडियम क्लोराइड की बात करी, ग्लूकोज कहा, यूरिया कहा, केन शुगर का, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके सॉल्यूट है जिसको कि आपके सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर में कुछ बदलाव। ठीक है, वेपर प्रेशर कैसे बदल जाता है देखिए बेटा, liquids at a given temperature vaporizes and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called the vapor pressure। तो देखिए बेटा वेपर प्रेशर का इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है, वो क्या है देखिए बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइजेज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो गैसेस आपके, जैसे देखिए बेटा ये प्योर सॉल्वेंट है बेटा। ठीक है, इसके ऊपर में ये आपके सॉल्वेंट के जो ये मॉलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल्स है बेटा जो वेपर फेज में इसके ऊपर में उड़ रहे हैं, तो ये जितने भी आपके हैं ना बेटा इसके ऊपर में क्या लगा रहे हैं बेटा, आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे बेटा, वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे बेटा, वेपर प्रेशर। इसको कहेंगे प्योर वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे बेटा, प्योर वेपर प्रेशर। ये प्योर क्यों कहला रहा है बेटा, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया नहीं गया, ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, आपने कुछ मिला दिया, अब आपने यहाँ पे कुछ मिला दिया, तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि इसके सरफेस पे ना कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आके बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको बेटा, कुछ सॉलिड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। यहां से निकला क्या है बेटा, यहां से निकला बेटा सिर्फ आपका सॉल्वेंट ही है। तो इसका मतलब अगर सॉल्यूट नहीं निकला है तो ये सॉल्यूट है क्या, आपने कहा कि सर ये सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है। क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल। क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्यूट भी उड़ रहा होता, ये ग्रीन कलर का भी ऊपर ऊपर हवा में उड़ रहा होता, तो आप क्या बोलते सर, सर ये तो वोलेटाइल है। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या निकला है सर, ये ब्लू कलर का आपका जो है बेटा यहाँ पे पानी निकला है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने कहा कि सर सॉल्वेंट ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, पर आप दोनों में कुछ अंतर देख पा रहे हो, चलिए बताइए ना, दोनों में कुछ अंतर देख पा रहे हो। एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिख रहा है बेटा, यहां पे प्रेशर कम हो गया है, यहां पे पार्टिकल कम निकला है ना, वहां पार्टिकल क्या है बेटा, ज्यादा। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले लेक्चर में कही थी, क्या कि अगर मैं नॉन वोलेटाइल चीज मिला देता हूं बेटा तो उसकी प्योर प्रेशर गिर जाती है। तो यहां पे वही हुआ कि आपने नॉन वोलेटाइल चीज मिला दिया इसमें, तो इसकी प्रेशर गिर गई, तो मतलब कि आपका जो वेपर था बेटा वो इसमें लगा, जो प्रेशर लगा रहा था वो क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। तो मतलब कि हम यहां पे देख रहे हैं बेटा कि इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। ये रहा बेटा, उसी के लिक्विड के मॉलिक्यूल से ऑक्युपाई होगा
इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जो कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पे ऐड कर दिया है ग्रीन, ठीक है, टू अ सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोलली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। तो मतलब कि यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट ही बेटा आपके वेपर प्रेशर को प्रोड्यूस करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, जो कि बेसिकली उसके प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना। तो दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर इज फाउंड टू बी लोअर, ठीक है, ध्यान देना, कम हो गया, गिर गया, ठीक है, लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मतलब कि कोई भी सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल था और अकेले था तो उसकी प्रेशर ज्यादा होगी, उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी उस कंडीशन के मुकाबले जब उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिला दिया। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाते ही बेटा क्या हो जाएगा, उसके सरफेस पे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके बैठ जाएगा, जो कि उसको वहां से निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो मिक्स हो चुका है उसके साथ, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में। सो प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेंपरेचर इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कि इस कंडीशन में क्या हो गया बेटा, इस कंडीशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके सरफेस में आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं करेंगे किसको बेटा, उसके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए, ठीक है, एस्केप करने नहीं देगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये कभी कभी आपके अच्छे के लिए भी काम करता है, कभी कभी आपके बुरे के लिए भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि कोई एक बॉडी टेम्परेचर जल्दी लूज ना करे, वो वेपर फेज में जल्दी कन्वर्ट ना हो, तो बेसिकली आप करोगे क्या, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दोगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए बेटा, आपने देखा होगा ये जो बर्फ की सिल्ली होती है ना बेटा, बर्फ की सिल्ली अगर बहुत लंबे समय तक अगर बर्फ आपको बना के रखना है तो उसमें पता है उसमें ना वो काठ का पाउडर डाला आता है, काठ का पाउडर ना ऊपर ऊपर से चिपका दिया जाता है। काठ का पाउडर बेसिकली करता क्या है बेटा, आप कभी देखिएगा बर्फ की सिल्ली, बड़ी बड़ी सिल्लियां होती है ना बेटा, अगर चाहते हो कि वो बर्फ बनी रहे तो उसको उसके ऊपर से बोरी बिछाई जाती है, ठीक है, बोरी के ऊपर लगा के लाते हैं, नहीं है कि नहीं, बोरी हो गया एक, हाँ, नमक छिड़का आता है। तो ये सब बेसिकली ये तो नमक तो अभी आपने पढ़ा ना, नमक क्या है, नॉन वोलेटाइल है ना, तो नमक वमक डाल दिया आता है। ये सब क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी खत्म हो जाए, वॉलेटिलिटी खत्म करनी, क्योंकि हमने उसकी फिजिकल स्टेट को बदलने नहीं देना है ना, फिजिकल स्टेट कम से कम बदलना चाहिए। तो बेसिकली किसी भी सॉल्वेंट का अगर आप फिजिकल स्टेट नहीं बदलना चाहते तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको नॉन वॉलेटाइल चीजें मिलानी पड़ेंगी उसमें। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप के समझ में आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। ये देखिए बेटा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेंपरेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेंपरेचर। अब यहां देखिए बेटा, इन the solution the surface has both solute and solvent molecule, thereby the fraction of the surface covered by the solvent molecule gets reduced। तो मतलब कि जो आपका सरफेस है, जो आपका मेन सरफेस था, जो कि प्योर सॉल्वेंट में आपका सिर्फ सॉल्वेंट ही था, बट आपका जैसे ही उसमें एक सोल्यूशन बनाया गया तो हुआ क्या बेटा, उसमें आपका जो सरफेस था वो अब रिड्यूस हो चुका है, उसमें आपका सॉल्यूट भी आ गया है, सॉल्वेंट भी आ गया है, जिसके कारण बेटा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड। तो मतलब कि जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केप कर रहा है अब वो कम हो गया, क्योंकि आपके सरफेस में कौन आके बैठ गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके बैठ गया, ठीक है। थर्स द वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 kg ऑफ वाटर इज नियरली सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेंपरेचर। तो मतलब कि यहां पे यही कहा गया है कि बेटा आप चाहे यूरिया मिलाओ या सुक्रोज मिलाओ, ठीक है, 1 मोल ऑफ सुक्रोज मिलाओ, 1 मोल ऑफ यूरिया मिला दो, अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो बेटा वो एक ही तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है, चाहे आप उसमें कोई भी सॉल्यूट मिला दो, कि अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर प्रेशर रिड्यूस होगी, ठीक है। तो यहां पे यही चीज बताया गया है। तो यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में आपको कंफर्मेशन दिया गया है। अब एक और चीज आप समझिए बेटा, टॉपिक का नाम था बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब कि सॉलिड को आप लिक्विड में डाल रहे हो ना, तो बेसिकली जितने भी सॉलिड आपके सॉल्यूट्स होते हैं बेटा वो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि हमें पे जितने भी सॉलिड सॉल्यूट्स मिला रहे हैं बेटा वो सारे नॉन वोलेटाइल नेचर के निकल के आ रहे हैं ना। अब यहां पे देखिए बेटा फिर क्या कहा गया, तो अब यहां पे फाइनली राउल्ट यहां पे कह रहा है, राउल्ट इन द जनरल फॉर्म यहां पे कह रहा है कि इट कैन बी स्टेटेड एज फॉर एनी सोल्यूशन the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो ये तो हमने उसी दिन बात कर लिया ना
कि राउल्स ने ये कहा था बेटा कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर ए है तो ए के साथ, अगर बी है तो बी के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्लियरली बता दिएगा कि यही आपका राउल्ट का लॉ है। सो इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब बेटा जिसमें दो चीजें मिलाई गई हो, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन वही होता है। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2 व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ध्यान देना, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट आपने नॉन वोलेटाइल ले लिया, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। तो यहां पे क्लियरली बता दिया गया बेटा कि अगर आप यहां पे सॉल्वेंट को वोलेटाइल ले रहे हो और सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल ले रहे हो बेटा, तो आपका जो प्योर प्रेशर होगा, प्योर प्रेशर ऑफ 1 जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, इट विल एग्जिस्ट, बट आपका प्योर प्रेशर ऑफ 2 क्या करेगा बेटा, आपका वो 0 होगा। क्योंकि वो क्या लिया है आपने बेटा, क्योंकि बोला है ना बेटा सॉल्वेंट को 1 लेना है, सॉल्यूट को क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए लेट P1 बी, हाँ बोलिए ना। किसमें बेटा, वाटर में? नहीं नहीं, वाटर के साथ उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। नैप्थलीन, हाँ नैप्थलीन वोलेटाइल है, बट उसकी सिचुएशन है ना, नैप्थलीन वोलेटाइल तो है, बट वो आप अगर पानी में डालते हो तो वो नॉन वोलेटाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पानी के साथ तो उसकी वोलेटिलिटी खत्म हो गई ना, है नहीं। पर आप खुद देखिए ना, अगर आप मान लीजिए कि एक थोड़ा सा मतलब बेकार एग्जांपल दे रहा हूँ, बट स्टिल सोचिएगा ठीक है इसके बारे में, कि कोई भी नैप्थलीन बॉल अगर मान लीजिए कि आपके टॉयलेट में फेंके गए हैं, ठीक है, ठीक है, आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली यूरिनेट कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है ना। वो पता है क्यों श्रिंक हो रहा है, क्योंकि आपके टॉयलेट में यूरिया होता है ना। क्या होता है बेटा, यूरिया, वो ऑर्गेनिक है ना, तो उसके साथ वो रिएक्ट करता है, तो उसके साथ रिएक्ट करते करते वो वेपराइज होता रहता है, समझ रहे हो। तो हम उसकी जो एनर्जी है वैसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिक साइंस ही है, ये भी बेसिक साइंस है कि नहीं। आपके कपड़ों के अंदर में काहे गायब हो जाता है आपका ये नैप्थलीन बॉल, बताओ तो। हाँ, सब्लिमेशन कैसे हो रहा है, गर्मी से हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं। गर्मी चलो ठीक है, मान लिया गर्मी है, बट बेसिकली वो मॉइस्चर के कारण वेपराइज हो रहा होता है, क्योंकि मॉइस्चर को क्रैप वो लेता रहता है ना, पानी लेता रहता है, पानी खींचता रहता है और ऑक्सीडाइज होता रहता है, तो वो गायब होता रहता है। ये भी एक बेसिक केमिस्ट्री चल रही है वहाँ पे, ठीक है। बस वही है कि वो डिलेड केमिस्ट्री है। बट अगर आप उसी नैप्थलीन बॉल को ले लो और गैस के ऊपर रख दो, कढ़ाई ले लो, गैस के ऊपर रख दो, वो जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं, फटाफट उड़ जाता है वो। और ना जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो एक काम करना कि उसके ऊपर में ना एक वो रख देना, एक ढक्कन रख देना, और नीचे से ऑन कर दो, तो सारा नैप्थलीन आके ढक्कन में चिपक जाएगा, है नहीं। मतलब कोई एस्केप करने की जगह नहीं होनी चाहिए। और वो ढक्कन ना, और ढक्कन के ऊपर आइस रख देना, नहीं तो फिर वो तब भी गैस ही बन जाएगा। मतलब ऐसा करना, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कढ़ाई ले ली, इसके ऊपर ढक्कन लगा दो, इधर पे नैप्थलीन बॉल रख दो, नहीं कहीं और करना, घर में क्यों करना है, नहीं। इधर पे आपने लगा दिया गैस, अब इसके ऊपर में ना बेटा कपड़ा के अंदर में बर्फ लगा दे, बर्फ रख देना। अब आपने गैस लगाया तो ये जाके यहाँ चला गया, अब जब यहाँ गया तो ये गर्म ही रहेगा, तो फिर ये तो आपका वो नहीं होगा, ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए ये आइस को कपड़े के अंदर रखना, ठीक है, पूरा अच्छे से बांध के, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो जाके यहाँ पे चिपकेगा ना, जब जैसे गैस में कन्वर्ट होगा, ये जब यहाँ पहुँचा ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ पे चिपक जाएगा ये, तो आप देख पाओगे कि उससे इधर पे आके चिपक गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके सब्लिमेशन का ही एक प्रोसेस है। ये चीज़ आपने, ये भी सही बात है, आइसिंग मेल्ट, इसलिए मैंने कपड़े के अंदर डालने के लिए बोला ना, कि उसका जो फ्यूजन है थोड़ा सा, सॉरी फ्यूजन नहीं उसकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए ना कपड़े में डाल दो, कोई ऐसी चीज में डाल दो कि जो कि है ना हो। ये इसीलिए ये जो केमिस्ट्री लैब वाले बड़े चालाक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेपरेटिंग फनल बोल रहा हूँ, ये कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह से इतना लंबा सा मुंह होता है इसका, ऊपर में रुई डाल देते हैं यहाँ पे, और इधर के गर्म करते हैं, ये जाके इधर पे ठंडा हो जाता है, ये जाते जाते ऊपर में ठंडा हो गया, और इधर ही चिपक जाता है ना, आपने देखा होगा इधर से चिपक जाता है इधर पे। हाँ तो ये है, अब इनके पास तो है ऐसे, हमारे पास कहाँ है नहीं। कभी हो फ्यूचर में शायद, तब तक आप शायद पास आउट हो जाओ, क्या पता, है ना। चलिए जो भी है, अब इसके बाद देखिए बेटा यहां पर क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आपके पास है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो ग्राफ है वो सिंगल लाइन वाला ग्राफ बन चुका है, दूसरा जीरो हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने नॉन वोलेटाइल लिया था, अब नॉन वोलेटाइल तो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं ना, है कि नहीं, रिएक्शन बोल रहा हूं, सॉरी, मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ऊपर जाएगी।
जिसके कारण आपको क्या दिखेगा बेटा कि आपको क्लियरली दिख जाएगा कि P1 जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, ये आपका राउल्स लॉ कह रहा है, जो कि आपका P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा Chi1 P01। हाँ एग्जैक्टली, और ये जो P1 है बेटा यही क्या होगा, यही P के बराबर होगा ना, P टोटल के बराबर होगा ना बेटा, P टोटल। क्यों? क्योंकि P1 प्लस P2 आप करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि P2 क्या है आपका जीरो है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये P2 होगा ही नहीं, सीधा P1 ही आपका P टोटल बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे P टोटल आपको क्या मिल जाएगा बेटा, P टोटल आपको मिल जाएगा P1, जो कि क्या मिल जाएगा Chi1 P01, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए जब नॉन वोलेटाइल, तो आप देख सकते द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर of pure solvent P01, a plot between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is linear। ये इस तरह से लीनियर आपको लाइन दिखेगा बेटा। तो आपको यहाँ पर इस पूरे के पूरे टॉपिक के बाद एक कंक्लूजन यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। वो क्या कंक्लूजन होगा बेटा कि सॉलिड सॉल्यूट हर बार क्या होगा बेटा, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको नॉन वोलेटाइल ही मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, नॉन वोलेटाइल मिलेगा। तो मतलब सॉलिड आपका अगर सॉल्यूट ले रहे हो तो मैक्सिमम टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो क्या होगा बेटा आपका, वो आपका नॉन वोलेटाइल होगा। अब यहां पर ना एक थोड़ा सा ये साइंस को थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कि अगर कोई चीज सॉलिड बन के बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो नॉन वोलेटाइल था, इसीलिए वो सॉलिड है ना, इसीलिए वो पकड़ के मतलब कि है ना अपने अलग अलग आपके ये मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठ पाया, है ना, उसको जकड़ के बैठ पाया, तभी ना वो आपका स्टेबल है नहीं, क्योंकि जो जितना स्टेबल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होती है ना, तभी तो वो आपका सॉलिड है कि नहीं, क्योंकि वो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वो उतना लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उतना जल्दी वो गैस में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि मैक्सिमम टाइम सॉलिड जो है बेटा आपको क्या मिलेगा, नॉन वोलेटाइल मिलेगा। ठीक है, और आपको जितने भी वोलेटाइल है बेटा वो कहां मिलेंगे बेटा, आपको वोलेटाइल आपको गैसेस में मिलेंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं आइडियल यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो अब हम यहां पे इसको समझने के बाद अब देखते हैं बेटा आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक मिनट।